आज है 12 जनवरी, सोमवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज हम बात करेंगे देश और दुनिया की उन खबरों की जो शोर में कहीं दब गई लेकिन जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के एपिसोड की शुरुआत एक डराने वाले आंकड़े के साथ होगी कि कैसे साल 2025 में 50 मुसलमानों की न्यायेतर हत्या हुई। हम जानेंगे कि भारत ने जितने जंगल लगाए उससे 18 गुना ज़्यादा गंवा दिए। साथ ही बात होगी पीएम कौशल विकास योजना में हुए कथित घोटाले की और ईरान में हो रहे ऐतिहासिक प्रदर्शनों की। इसके अलावा जाति व्यवस्था के असली इतिहास और एक अकेले हाथी के तांडव की कहानी भी इस बुलेटिन का हिस्सा है। चलिए शुरू करते हैं सिलसिला तफसील से। सबसे पहले बात देश के सामाजिक हालात की। साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन यानी एसएजेसी ने 2025 के लिए जो रिपोर्ट जारी की है वो किसी भी लोकतांत्रिक समाज की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में भारत में कम से कम 50 मुसलमानों की एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल किलिंग यानी न्यायेतर हत्या हुई है। इनमें से 27 मामले ऐसे हैं जहां हिंदू चरमपंथियों ने सिर्फ धार्मिक पहचान की वजह से लोगों को मार डाला। रिपोर्ट में सबसे डराने वाला पहलू बच्चों और शिशुओं की मौत है। राजस्थान में पुलिस रेड के दौरान 1.5 महीने की एक बच्ची की कुचलकर मौत हो गई। वहीं दिल्ली में एक शादी समारोह के दौरान 14 साल के साहिल अंसारी को एक ऑफ ड्यूटी सीआईएसएफ कांस्टेबल ने गोली मार दी। इस रिपोर्ट में हिंसा के भूगोल पर भी नजर डाली गई है। सबसे ज्यादा खून खराबा जम्मू कश्मीर में दर्ज किया गया, जहां कम से कम 8 कश्मीरी नागरिक सुरक्षा अभियानों के दौरान मारे गए। इन मामलों में हिरासत में टॉर्चर और फर्जी एनकाउंटर के गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर में 6 मुसलमान मारे गए और दर्जनों को हाफ एनकाउंटर यानी पैरों में गोली मारकर हमेशा के लिए अपंग बना दिया गया। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए भी यह साल बेहद खूनी रहा, जहां सुरक्षा बलों ने 275 माओवादियों को मारने का दावा किया, लेकिन आरोप है कि इनमें से कई आम आदिवासी नागरिक थे। रिपोर्ट ये चेतावनी देती है कि 2026 के चुनावों के नज़दीक आने पर ध्रुवीकरण और अल्पसंख्यकों पर हमले और तेज हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत का पर्यावरण भी गहरे संकट में है। द हिंदू में प्रकाशित आईआईटी बॉम्बे और शास्त्र यूनिवर्सिटी के एक व्यापक अध्ययन ने वन संरक्षण के सरकारी दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट बताती है कि 2015 से 2019 के बीच भारत ने जितना जंगल कमाया उससे 18 गुना ज़्यादा गंवा दिया। शोधकर्ताओं ने कोपरनिकस ग्लोबल लैंड सर्विस के डेटा का उपयोग करके पाया कि जो नए जंगल बने भी हैं वे छोटे और अलग थलग टुकड़े हैं जिन्हें आइलेट्स कहा जाता है। इनका पारिस्थितिक मूल्य बहुत कम है क्योंकि ये जैव विविधता को सहारा नहीं दे पाते। अध्ययन के मुताबिक जहां आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में कुछ नए जंगल जुड़े, वहीं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने अपने घने वनों का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। यह अध्ययन भारतीय वन सर्वेक्षण यानी एफएसआई की रिपोर्टों से अलग तस्वीर पेश करता है। एफएसआई अक्सर वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाता है क्योंकि वो 10% कैनोपी घनत्व को भी जंगल मान लेता है, जबकि आईआईटी का यह अध्ययन 15% कैनोपी और बेहतर सैटेलाइट रिजोल्यूशन का उपयोग करता है। प्रोफेसर रामशंकरन सुझाव देते हैं कि केवल पेड़ों की गिनती बढ़ाने के बजाय जंगलों की कनेक्टिविटी पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि जानवरों और पर्यावरण के लिए कोर यानी मुख्य वन क्षेत्र सुरक्षित रह सकें। अब रुख करते हैं सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता का। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता कन्नन गोपीनाथ ने कैग सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 95% से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते या तो खाली थे, अमान्य थे या उपलब्ध ही नहीं थे। ये सीधे तौर पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी में सेंधमारी का संकेत है। ऑडिट में पाया गया कि 12,000 बैंक खातों का इस्तेमाल 52,000 उम्मीदवारों के लिए किया गया, जो कि साफ तौर पर धोखाधड़ी की ओर इशारा करता है। घोटाले की परतें यहीं नहीं रुकती। 61 लाख प्रमाणित उम्मीदवारों का रिकॉर्ड ऐसे ट्रेन आईडी से जुड़ा था जो अस्तित्व में ही नहीं थे या जिनका डेटा नल दिखा रहा था। राज्यों के स्तर पर भी भारी अनियमितता मिली है। बिहार ने 36 करोड़ में से सिर्फ 6 करोड़ रुपये इस्तेमाल किए, जबकि ओडिशा ने 27 करोड़ में से केवल 7 करोड़। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ड्राइवरों और दर्जियों के रूप में नाबालिग बच्चों को भी सर्टिफिकेट बांट दिए गए। कांग्रेस ने इसे करदाताओं के पैसे की खुली लूट बताया है और संसद में इस पर जवाब मांगने की बात कही है। उधर महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने लाड़की बहन योजना को लेकर सख्ती दिखाई है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने राज्य सरकार को जनवरी की किस्त समय से पहले जारी करने पर रोक लगा दी है।
विवाद तब शुरू हुआ जब भाजपा मंत्री गिरीश महाजन ने घोषणा की कि मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के उपहार के रूप में लाभार्थियों को दिसंबर और जनवरी दोनों महीनों के कुल 3,000 रुपये एडवांस में भेज दिए जाएंगे। मतदान 15 जनवरी को होना है। कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए इसे वोट के बदले नोट की कोशिश कहा। आयोग ने अब साफ कर दिया है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोई भी अग्रिम भुगतान नहीं किया जा सकता। हालांकि नियमित किस्तों पर रोक नहीं है। लोकतंत्र में मतदाता सूची की अहमियत पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और डोला सेन की याचिका पर सुनवाई चल रही है। आरोप है कि आयोग बिना किसी औपचारिक आदेश के सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए अपने अधिकारियों को निर्देश दे रहा है। ममता बनर्जी का आरोप है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बिना किसी मानवीय जांच के लाखों नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, जिसे उन्होंने मशीनी तानाशाही कहा है। इसी तरह की एक हैरान करने वाली खबर गोवा से है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट बताती है कि पूर्व नौसेना प्रमुख और 1971 युद्ध के वीर चक्र विजेता एडमिरल अरुण प्रकाश को चुनाव आयोग ने अपनी पहचान साबित करने का नोटिस भेजा है। एडमिरल पिछले 20 साल से गोवा में रह रहे हैं। उनका पेंशन रिकॉर्ड सरकार के पास है, फिर भी उन्हें अनमैप्ड यानी बिना पते वाले वोटर की श्रेणी में डालकर 18 किलोमीटर दूर पेश होने को कहा गया। इसके अलावा स्क्रोल की एक रिपोर्ट बताती है कि बंगाल में ये जांच आम लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। एक सिंगल मदर को अपनी बेटी का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए अपने उन ससुराल वालों के दस्तावेज खोजने पड़े जिनसे उनका सालों से कोई रिश्ता नहीं था। लोग इसे अपनी नागरिकता पर हमला मान रहे हैं। इसी कड़ी में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता आनंद तिलतुम्बडे ने द वाया में एक तीखा लेख लिखा है। वे कहते हैं कि बिना जनगणना के आंकड़ों के किया गया यह विशेष पुनरीक्षण दरअसल लोकतंत्र का संपादन है। जब राज्य बिना ठोस प्रमाण के 6.5 करोड़ लोगों को मतदाता सूची से हटा देता है या उन्हें संदिग्ध बना देता है, तो वो लोकतंत्र का प्रशासन नहीं बल्कि उसका एडिटिंग कर रहा होता है। तेलतुम्बडे का तर्क है कि अब नागरिकता एक अधिकार नहीं बल्कि एक प्रशासनिक परिणाम बनकर रह गई है, जिसे बाबूशाही जब चाहे रद्द कर सकती है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को लेकर वरिष्ठ पत्रकार टोनी जोसेफ ने द हिंदू में एक अलग नजरिया पेश किया है। वे कहते हैं कि जाति व्यवस्था धर्म नहीं बल्कि प्राचीन सियासत और अर्थशास्त्र की उपज है। ऋग्वेद के शुरुआती मंडल में जाति का जिक्र नहीं है। जोसेफ इसे होमो हायरार्किकस नहीं बल्कि होमो अपॉर्चुनिस्टिकस यानी मौकापरस्त इंसान की रचना मानते हैं। 1000 ईसा पूर्व के आसपास कुरु साम्राज्य के दौरान ताकतवर लोगों ने अपनी सत्ता और संसाधनों पर कब्जा बनाए रखने के लिए ये सिस्टम बनाया। बाद में जब खेती का विस्तार हुआ और जंगलों को साफ करके आदिवासियों को मजदूर बनाया गया, तो इस व्यवस्था को धर्म का लबादा उड़ाकर पूरे समाज पर थोप दिया गया। वहीं अमेरिका के हालात पर आकार पटेल का विश्लेषण भी गौर करने लायक है। उनका कहना है कि अमेरिका अब आत्मघात की राह पर है। अमेरिका की ताकत वहां का प्रवासी टैलेंट था, जिसमें 50 लाख भारतीय भी शामिल हैं। लेकिन ट्रंप की नीतियां और आप्रवासन पर हमले अमेरिका की उस खूबी को खत्म कर रहे हैं। आकार पटेल मानते हैं कि अमेरिका अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है और अपने दोस्तों को भी दुश्मन बना रहा है। यूरोप, जापान और यहां तक कि भारत जैसे उसके सहयोगी भी अब अमेरिका की मनमानियों और ब्लैकमेल से डरे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान सुलग रहा है। अल जजीरा की सारा शमीम की रिपोर्ट बताती है कि ईरान में महंगाई के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन अब सत्ता परिवर्तन की मांग में बदल गए हैं। ईरानी मुद्रा रियाल की हालत यह है कि $1 की कीमत 14 लाख रियाल तक पहुंच गई है। खाने पीने की चीज़ों के दाम 72% बढ़ गए हैं। सरकारी मीडिया ने 100 सुरक्षाकर्मियों की मौत का दावा किया है, जबकि विपक्ष का कहना है कि सैकड़ों प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। इंटरनेट पूरी तरह ठप है, जिससे सही जानकारी बाहर नहीं आ पा रही है। प्रदर्शनकारी अब इस्लामी गणतंत्र के खात्मे और यहां तक कि पूर्व राजशाही की वापसी के नारे लगा रहे हैं। उधर टेक की दुनिया में रॉयटर्स की रिपोर्ट ने हलचल मचा दी थी कि भारत सरकार स्मार्टफोन कंपनियों से सोर्स कोड मांग रही है। हालांकि द वाया के मुताबिक सरकार ने इसका खंडन किया है और इसे फेक न्यूज बताया है। लेकिन जानकारों का डर बरकरार है कि अगर सरकार को सोर्स कोड मिल गया तो वह यूजर्स के फ़ोन में कौन सा ऐप है, वे क्या कर रहे हैं, सब देख सकेगी। यह निजता के अधिकार पर सीधा हमला होगा। स्पेस से जुड़ी एक बुरी खबर भी है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार साल 2026 के पहले ही मिशन में इसरो को झटका लगा है। सोमवार सुबह श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया PSLV-62 रॉकेट अपने रास्ते से भटक गया। इसमें भारत के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के अलावा 8 विदेशी सैटेलाइट भी थे, जो सब नष्ट हो गए। इसरो प्रमुख एस
सोमनाथ ने बताया कि रॉकेट के तीसरे चरण में गड़बड़ी आई। ये चिंताजनक है क्योंकि पीएसएलवी इसरो का सबसे भरोसेमंद घोड़ा माना जाता है। बुलेटिन के आखिर में कुछ ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। हिमाल साउथ एशियन में रोमिता सलूजा की रिपोर्ट एक दिल दहला देने वाली दास्तां बयां करती है। हरियाणा के रिशपुर गांव में रामरती नाम की महिला को उसके पति नरेश ने 2 साल तक एक छोटे से बाथरूम में कैद रखा। जब उसे बचाया गया तो उसका वजन सिर्फ 35 किलो था और वो अपने ही मल में सनी हुई थी। नरेश ने उसे पागल करार दिया था, जबकि डॉक्टर ने पुष्टि की कि उसे कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। सबसे विडंबनापूर्ण बात यह है कि बचाव के 9 महीने बाद रामरती को वापस उसी पति के पास लौटना पड़ा क्योंकि हमारे सिस्टम में ऐसे पीड़ितों के लिए लंबी अवधि के आश्रय गृह नहीं हैं। महिला अधिकारी का वो कथन दिल तोड़ देता है कि घर की भैंसें उस घर की मालकिन से ज़्यादा साफ सुथरी थीं। झारखंड के जंगलों से बीबीसी हिंदी के लिए मोहम्मद सरताज आलम ने रिपोर्ट दी है कि एक अकेले हाथी ने सिर्फ 9 दिनों में 20 लोगों को कुचलकर मार डाला है। ये घटना पश्चिमी सिंहभूम जिले की है। वन अधिकारियों का कहना है कि हाथी संभवतः मेटिंग फेज में है, जिससे वो अत्यधिक आक्रामक हो गया है। एक ही परिवार के 3 लोग मारे गए, सिर्फ मां अपनी 2 साल की बच्ची को लेकर भाग पाई। यह इंसान और जानवर के बीच बढ़ते संघर्ष और सिकुड़ते जंगलों का खौफनाक रूप है। और अंत में एक अजीबोगरीब खबर। काशिफ काकवी के मुताबिक जबलपुर में एक शख्स ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या की कोशिश की क्योंकि उसे लगा कि सिंगर कुमार शानू के फैंस उसे मार डालेंगे। वजह यह थी कि उसने कुमार शानू को छोड़कर किसी और सिंगर के गाने सुनना शुरू कर दिया था। इस डर में उसने पहले ट्रेन के सामने कूदने की कोशिश की और फिर अपनी गर्दन पर वार किया। ये फैंडम का एक खतरनाक और दुखद चेहरा है। आज के हरकारा में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये खबरें आपको एक नई रोशनी देंगी। इन सभी खबरों के विस्तृत लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमें व्हाट्सएप, लिंक्डइन और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। सुनते रहिए हरकारा, शोर कम रोशनी ज़्यादा। नमस्कार।